क्या मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी शुरू करें। 3 2 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैप्टर 3 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज जुमा है, क्लास हमारी शायद थोड़ी सी छोटी हो, बीच में हम ब्रेक भी करेंगे, लेकिन स्टिल स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 क्या कह रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो वाली प्रोग्रेशन होती है जहां कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड नंबर सारे के सारे नंबरों में या तो ऐड हो रहा होता है या तो लेस हो रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल बुक ने आपको एग्जांपल्स दिखाई 1 2 3 4 5 6, कुछ कॉमन चीज है जो इन सब में ऐड हो रही है, जो क्या है 1 में 1 ऐड करो तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड करो तो 3 आता है, 3 में 1 ऐड करो तो 4 आता है, एंड सो ऑन। अगली एग्जांपल 0 लगा के 3 का टेबल 0 3 6 9 12 15, सब पिछले वाले नंबरों में 3 ऐड करो तो अगला वाला नंबर आता है। 0 + 3 3 होता है, हाँ जी। 3 + 3 6 होता है, हाँ जी होता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये नंबर्स हैं, सीरीज है, प्रोग्रेशन है, पहचानो कि ये अरिथमेटिक है, कैसे हम पहचानेंगे? उसका एक आपके पास प्रिंसिपल होता है कि ऑलवेज b - a इज इक्वल टू c - b। लाइक फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई एक आप प्रोग्रेशन उठा लें, ये हम 6 का टेबल वाली उठा लेते हैं। मैंने कहा कि a मेरा क्या है? पहला नंबर 0, b क्या है मेरा? दूसरा नंबर 3, और -3 c तीसरा नंबर क्या है? 6। क्या 3 - 0 इज इक्वल टू 6 - 3 होता है? हाँ जी, 3 इज इक्वल टू 3 होता है। जहां हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, हम कहेंगे कि हाँ यार ये वाकई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। और एक और चीज हमने इसी तरीके से सीखी, वो क्या? ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कैसे निकलता है? आप b - a कर ले, आप c - b कर लें, अगले नंबर में से पिछला नंबर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, जो कि फॉर्मूला जो आगे हम जाके पढ़ेंगे उसमें हम d के तौर पे उसे लिखेंगे। एक तीसरी एग्जांपल चेक करें, यहां क्या चल रहा है? 25 20 15 10 5। यहां कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 नहीं, आपकी हर फिगर पिछली फिगर से जो है अगली फिगर से वो कम होती चली जा रही है। यहां हमारा कॉमन डिफरेंस 5 नहीं है, -5 है, क्योंकि हर नंबर 5 से कम होता चला जा रहा है। अगर हम यही तरीका इसके ऊपर अप्लाई करके देखें, 20 हमारे पास है b, 20 - 25 इज इक्वल टू जो आपके पास है c, तीसरी फिगर क्या है? 15 - 20। क्या ऐसा होता है? क्या ये दोनों साइडें बराबर हैं? -5 इज इक्वल टू -5, हाँ जी, दोनों साइडें बराबर हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है। साथ ही हमें फॉर्मूला बताया गया nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का क्या मतलब है? nth टर्म मींस n, कोई सा भी नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हम निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो क्यों ना हम nth टर्म के फॉर्मूले पे गौर करें। क्या चल रहा है? a + n - 1 × d। मैं फॉर्मूले लिखा a + n - 1 × d। इनमें से कोई एक अज्यूम कर लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं। पहली हमारे पास जो तीसरी वाली हमारे पास एग्जांपल थी, इसमें हमने nth टर्म निकालनी है। कौन सी? कोई सी भी अज्यूम कर लेते हैं। चलो यहां कितनी सारी फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स हमें गिवन है, 8वीं फिगर नहीं गिवन। मैं क्या करूं? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा nth टर्म का। मुझे चाहिए 8th टर्म। कैसे निकलेगी 8th टर्म के लिए? मुझे चाहिए a कौन होता है? a इज द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज। इस टर्म की पहली, इस सीरीज की पहली टर्म क्या है? 25 + n - 1, 8 - 1 क्या होता है? 7। और कॉमन डिफरेंस d क्या था? -5। कैलकुलेट करेगा। 8 टर्म इज इक्वल टू 25 × 7 5 -35। 25 - 35 हमारी 8वीं टर्म होगी -10। क्या ऐसा ही है? हाँ जी। अगर 7वीं टर्म जो हमारे पास थी वो -5 थी, इससे अगली टर्म ऐसी बात है -10 होगी। -5 में से -5 माइनस करो, -10 बनेगा। तो हमने a का फॉर्मूला जो है वो यूज करना सीख लिया। आगे एक और एग्जांपल करते हैं, बाकी इसकी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, तो हम सारी कोई नहीं करेंगे, हम जो अच्छी अच्छी एग्जांपल्स है वो करेंगे। डस्टर अगर मुझे कोई दिखा दे, ये रहा। नेक्स्ट एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल्स हैं, इनमें से कोई एक पकड़ते हैं, ये कर लेते हैं। कैलकुलेट द 5th and 12th टर्म ऑफ अ सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस फलाना है और a फलाना है। अभी देख लेते हैं। 5th and 12th टर्म निकाल दें। अच्छा, 5th टर्म और 12th टर्म कैसे निकलेगी? क्या हमारे पास डाटा और गिवन है? विच स्टार्ट्स एट 8। स्टार्ट्स एट 8 का क्या मतलब है? पहली टर्म, यानी कि
ए हमें चाहिए था इज इक्वल टू ए यानी कि 8, ए यानी कि 8 इंटू एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन 5 के केस में क्या होगा 4, 12 के केस में क्या होगा 11 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है -7, -7 और -7 क्या आपके पास फिगर्स आएंगी 8 प्लस 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 11 माइनस 7 जा 8 प्लस -77। ले जी दोनों कैलकुलेट कर लें, आपके पास दोनों nth फिगर निकलेंगी। 8 माइनस 28 क्या होता है -20 और 77 माइनस 8 क्या होगा -6 और 9। ले जी हमने nth टर्म के ऊपर हमारी थोड़ी सी कंट्रोल आ गई, थोड़ी सी ग्रिप आ गई। आगे चलते हैं। क्या हमने सवाल सही सॉल्व किया? हाँ जी, माइनस जो है 20 और -70 -1। आगे चलें। फर्स्ट टू नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 and 4। व्हाट इज द 81st टर्म? इस सवाल में क्या कॉम्प्लिकेशन है? आपको पहली टर्म गिवन है, दूसरी टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन। ओहो, अब हम क्या करें? कोई टेंशन वाली बात नहीं, b माइनस a कर दें, 6 माइनस 4 करें, क्या आएगी एन टर्म 6 माइनस 4, 2 आपके पास आ जाएगी कॉमन डिफरेंस। बाकी 81st टर्म आपने निकालनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 154। नेक्स्ट मेरी बात हो रही है, मैं जुलाई में सेविंग स्टार्ट करूंगा, लीस्ट इंस्टेंस टू स्टार्ट सेविंग इन जुलाई। ठीक है, 5000 पहले महीने वो साइड पे रखेगा, मैं रखूंगा, और 300 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी जो अमाउंट मैं सेव कर रहा हूं इन द ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स। मैं मार्च तक कितने को पैसे सेव कर लूंगा? मार्च में कितने पैसे? तो मार्च का मतलब क्या है, एन क्या है? अगर जुलाई में हम शुरू कर रहे हैं ये काम, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हैं। और ए क्या है? ए है हमारे पास 5000। तो हमने कहा nth टर्म इज इक्वल टू, यानी कि 9th टर्म इज इक्वल टू ए यानी कि 5000 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 300 रुपए से इंक्रीज आना है, प्लस 300 इंटू n माइनस 1 क्या है? हमने अभी पता लगाया कि टोटल 9 महीने, तो 8, 5000 प्लस 3 8 24, 7400 रुपीज ऐसे होने चाहिए जो कि मैं मार्च में सेव करूंगा। 7400। ले जी, होपफुली अब तक हम इजी काम कर रहे हैं, सब समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चल रहा है? सम क्या होता है? अगर हमारे पास काफी सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिगर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वही 3 का टेबल की बात करते हैं, 0 3 6 9। कोई अगर सवाल मुझसे इस तरह की चीज पूछता है कि ऐसा करो कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 4 तरह के नंबर हैं, इनका मुझे सम बता दो। एक तरीका तो ये कि मेरे पास अगर बहुत फारिग टाइम हो तो मैं इन सारों का सम करूं। 9 + 6 होता है 15, 15 + 3 18। मैंने कहा कि इन 4 नंबरों का सम बनता है 18। इसका हमारे पास शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? हमारे पास 2 तरह के फॉर्मूलाज हैं। मैं ये कहूंगा कि दोनों फॉर्मूलाज याद कर लें। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस में ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है और कुछ केसेस में ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है। अगर सवाल में आपके पास आ जाता है कि पहली टर्म ये, आखिरी टर्म ये, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा ज्यादा इजीली यूज हो जाएगा। और अगर बुक कहती है कि सवाल कहता है कि इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। इस फॉर्मूले से भी एक आधा सवाल करते हैं। What is the sum of the first 8 terms when a is equal to 10 and d is equal to 5? अभी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? सम इज इक्वल टू n/2। n/2 कितने टर्म्स है? टोटल 8 हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n/2 4। उसके बाद 2a, a क्या है हमारे पास? पहली टर्म है 10, तो 10 को मैं डबल करके लिख रहा हूं 20, प्लस n-1। कितनी टर्म्स थी? 8 थी, तो n-1 हो जाएगा 7 इनटू कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? d इज इक्वल टू 5। ले जी, क्या बनेगा? s इज इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस 7 5 35। s इज इक्वल टू 4 इंटू 55, क्या बना? 220। अब इससे पहले कि हम आंसर देखें, हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी ट्राई करके देखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ चाहिए। हमें चाहिए लास्ट टर्म l, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। लास्ट टर्म, अगर टोटल सीरीज में नंबर ही 8 हैं तो लास्ट टर्म 8 सीरीज होगी, 8 नंबर होगा, तो 8 टर्म इज इक्वल टू a क्या था आपके पास? 10 प्लस n-1 यानी कि 7 इनटू कॉमन डिफरेंस 5।
8 टर्म इज इक्वल टू 10 प्लस 7 5 35, 8 टर्म इज इक्वल टू 45। अब सम के फॉर्मूले के दूसरे वाले फॉर्मूले के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, 1/2n इंटू a प्लस एल। 1/2n डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, टोटल 8 नंबर थे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 4 इंटू a प्लस एल। a आपके पास पहली टर्म क्या थी 10 प्लस लास्ट टर्म आपके पास क्या है 45, 4 इंटू 55 आपके पास इस तरह से भी आंसर पूरा 220 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे हैं। ले जी 220 आंसर इस फॉर्मूले से भी है और 220 आंसर इस फॉर्मूले से भी है। नेक्स्ट जो है बिल्कुल इसी तरह से है। आपके पास 19 टर्म्स का आपको सम चाहिए, a गिवन है, d गिवन है -6। क्या तरीका यूज हुआ, उसने पहला फॉर्मूला यूज किया, आंसर -836 आया, और दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर -836 आया। फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम है। कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के सवालात। हाँ भाई कितनी की कॉम्प्लेक्सिटी है अभी देख लेते हैं। सॉल्व फॉर n। ओहो, अब उसने हमसे n पूछ लिया सम पूछने के बजाय या n पूछने के बजाय। अब देखते हैं सवाल में क्या कॉम्प्लिकेशन है, कैसे हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी। सॉल्व फॉर n when the first term is 10 and series has a common difference of 2। कितनी सारी नंबर आपको चाहिए टू प्रोड्यूस अ सम ऑफ 252। ले जी सम हमें गिवन है 252 इज इक्वल टू n/2। फर्स्ट हमें n ही तो हमें नहीं पता। ओहो, अब क्या करें, हमने लिख दिया n/2। n हमारे पास अननोन है इंटू 2a, a तो गिवन है ना, मैं 2a को डायरेक्ट लिख रहा हूं 20 प्लस n-1, n क्या है, ओहो मुझे नहीं पता, इंटू कुछ और तो पता है ना, कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है 2। अब चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि अगर एक लीनियर इक्वेशन हो और इसमें एक अननोन वेरिएबल हो, बड़ी आराम से सॉल्व हो जाता है। ऐसे अब बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 252 2 जा 250 2 जा 200 और ये 2 उसमें ऐड हो जाएगा तो आपके पास आएगा 504 इज इक्वल टू n इंटू 20 प्लस ये जो ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ये आ जाएगा 2n-2। अच्छा अब क्या करें, 504 इज इक्वल टू ये वाला जो n है हर चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20n प्लस 2n² माइनस 2n। मजीद सॉल्व हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। 504 इज इक्वल टू ये वाला n और ये वाला n माइनस हो जाएंगे 18n प्लस 2n²। ये चीज देखी देखी नहीं लग रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो। कैलकुलेटर जिंदाबाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें इस पे, आपका आंसर आ जाएगा। n² की वैल्यू है 2, सिंपल x की वैल्यू है 18 और कांस्टेंट है आपका 504। सॉरी 504 नहीं -504। याद करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में माइनस इधर जाके आना होता था। तो 0 इज इक्वल टू 504। आपका कैलकुलेटर कह रहा होगा n इज इक्वल टू -21, 12। अब n माइनस में तो हो नहीं सकता। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि -12 जो डिजिट्स हैं उनका सम मिला के 252 बन गया, तो हमने कहा -21 तो हो नहीं सकता। 12 इज आवर राइट आंसर। 12 जो आपके पास टर्म्स हैं वो मिला के 252 का सम बनाएंगे। इससे पहले कि हम आंसर देखें एक दफा दिल की तसल्ली कर लेते हैं, क्या वाकई 12 टर्म्स का सम 12 बनता है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू n/2। अब हमें पता चल गया 12 टर्म्स है तो n डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 6 इंटू 20 अभी भी हमारा 2a है प्लस n-1 हमें पता लग गया 12 फिगर्स हैं तो n-1 हो जाएगा 11 इंटू 2 कैलकुलेट कर लें इज इक्वल टू 6 इंटू 20 प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 6 इंटू 42। देखिए 642 जा 252 होता है। ले जी सवाल भी सॉल्व हो गया, दिल की तसल्ली भी हो गई कि हाँ जी वाकई अगर हमारे पास 12 टर्म्स हों तो सम 252 ही बनता है। चेक करें n इज इक्वल टू 12 था आंसर। अगला फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। कितनी सारी टर्म्स चाहिए, चूंकि एग्जैक्ट पिछले सवाल की कॉपी है बस फिगर्स चेंज है, एक नजर बस देख लीजिएगा। तरीकेकार वही है जो भी हमने पूरा सवाल सॉल्व किया है। आगे चलते हैं।
मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस फॉर वेरियस अकाउंटिंग, मैथमेटिकल बात हो रही है, हमने कहा देख लेते हैं कितनी कोई मैथमेटिकल बात हो रही है। अ पर्सन सेट्स असाइड 1000 इन पहले महीने, 1100 इन सेकंड और 1200 इन सेकंड, कितने महीने में ये 9100 रुपए इकट्ठे कर लेगा। यहां आप अपने आप से सवाल पूछे 9100 कौन है, क्या ये nth टर्म है या ये सम है? तो भाई ये सम है, हर महीने वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, पूछ रहा है कि कितने महीने मेरे पास 9100 इकट्ठे हो जाएंगे। तरीकेकार एग्जैक्टली सेम रहेगा, 9100 आपने लिखना है सम की जगह, एक ही जगह आपने लिखना है 1000। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1100 माइनस 1000, 100 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल आएगा n, यानी कि कितने महीनों बाद उसकी फिगर्स सेव हो जाएगी। आंसर कैलकुलेटर के थ्रू आएगा -26 और 7। हमें पता है -26 महीने कोई महीने नहीं होती है, लेकिन 7 महीने हाँ जी महीने होते हैं। कंटिन्यू रखते हैं। एक कंपनी को मेजर एक्सपेंशन कर रही है जिसमें 18 महीने लग जाएंगे। अच्छा, 1 लाख रुपए वो लगाएंगे पहले महीने में और हर महीने की जो पेमेंट्स हैं वो 10,000 से इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो बताएं आखिरी महीने में कितना जो आपका खर्चा होगा और टोटल कितना खर्चा होगा। चलें, नई बात इस सवाल में कोई नहीं है, लेकिन चलें इसमें फिगर्स जरा बड़ी बड़ी हैं तो एक दफा इस तरह का सवाल भी हाथ से गुजरना चाहिए। सवाल में हमसे 2 चीजें पूछी गई हैं। 2 चीजें क्या भला? वो कह रहा है कि ऐसा करें, बता दें आखिरी महीने में कितना खर्चा हुआ और टोटल कितना खर्चा हुआ। तो आखिरी महीने टोटल कितने महीने? 18। हमें पहले तो चाहिए 18th टर्म। 18th टर्म कैसे निकलेगी? 18th टर्म इज इक्वल टू ए क्या है? पहले महीने कितना खर्चा किया? 1 लाख रुपए, 1 लाख प्लस n-1 यानी कि 17 इंटू डी कॉमन डिफरेंस, हर महीने कितना इंक्रीज आना है? 10,000 पर मंथ। हमने लिखा 17 इंटू 10,000। कैसे सॉल्व होगा? 1 लाख प्लस 1,70,000 क्या बना? 2,70,000 रुपए आपका आखिरी महीने में खर्चा होगा। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि बता दें व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड एट द एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में मिला के कितना खर्चा किया। अब चेक करें, हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है। ऐसे मौके पे दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा स्पीड से हम सॉल्व कर सकेंगे सवाल। सम का फॉर्मूला दूसरा वाला इज इक्वल टू n/2 9 इंटू a प्लस एल। ए क्या था? 1 लाख प्लस लास्ट टर्म क्या है? 2,70,000। ऐड कर लें 3,70,000 इंटू 9, 3.33 मिलियन आपका आंसर आ रहा होगा। लेट्स सी, क्या हमने सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं की? चेक करें, 3.33 मिलियन है आपका सम और 18th टर्म है आपकी 2,70,000। सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, मजे का सवाल। कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी है 80,000 की। अब इतना टाइम नहीं है कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कैपेसिटी क्या होती है। बस इतना समझ लें कि इस कंपनी के पास 80,000 तक लेबर आवर्स जो हैं वो जा सकते हैं। हमने कहा कि लेबर आवर्स टोटल अवेलेबल हैं 80,000 रुपए पर मंथ। आगे चलते हैं। दिस मीन्स दैट इसकी वर्कफोर्स 80,000 घंटे काम कर सकती है। ठीक है, कंपनी के पास एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया जिसमें 50,000 घंटे जो है वो काम होगा पहले महीने में। हमने कहा ठीक है, 80,000 घंटे अवेलेबल थे, 50,000 घंटे काम करवाना है, ठीक है अवेलेबल है, हो जाएगा। दिस फिगर विल इंक्रीज बाय 5,000 महीने पर मंथ, हर 5,000 घंटे पर मंथ, हर महीने एक्स्ट्रा 5,000 घंटे काम करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। अब सवाल मैं इतना पढ़ रहा हूं, सिर्फ आगे मैं पढ़ूंगा इतनी जो मैंने कैलकुलेशन कर लिया वो सॉल्व करके, क्योंकि रॉ मटेरियल जब ऐड होगा उससे हमारी सवाल की डायमेंशन तो इसी चेंज हो जाएगी। मैं फिलहाल ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि कितने महीनों बाद आपका जो 80,000 है उसकी लिमिट रीच हो जाएगी। अभी देख लेते हैं। 80,000 मेरी nth टर्म है, मैं चाहता हूं पता लगाना किस महीने मेरे 80,000 जो घंटे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 80,000 nth टर्म इज इक्वल टू a, पहले महीने की टर्म क्या है 50,000 प्लस n-1, n-1 क्या है मुझे नहीं पता, इनटू डी कॉमन डिफरेंस मुझे पता है। सवाल ने बताया कि हर जो महीने आपके इंक्रीज हो जाएंगे 5,000 घंटे, यानी कि हमारा पास आ गया 5,000 एज द कॉमन डिफरेंस।
अब कैसे सॉल्व करेंगे ये? 80,000 में से 50,000 माइनस हो गया, 30,000 इज इक्वल टू 5,000 n माइनस 5,000, ये माइनस 5,000 उधर जाके ऐड हो जाएगा। 35,000 इज इक्वल टू 5,000 n, 5 7 35, 7 इज इक्वल टू n। 7 महीनों बाद जो आपके 80,000 घंटे हैं ये पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात। अब सवाल आगे बढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ी सी परेशानी भी हो। कंपनी हैज इनफ रॉ मटेरियल टू सर्विस 3 लाख घंटे ऑफ प्रोडक्शन ऑन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी के पास सिर्फ 3 लाख घंटों के बराबर सीमेंट या जो भी मसाले वो यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन में, 3 लाख घंटों का सामान पड़ा है, टोटल 3 लाख। ये अब 3 लाख आपकी nth टर्म नहीं है, ये आपका सम है। आपने पहले महीने अगर 50,000 घंटे का काम कर लिया तो 50,000 जो सीमेंट था वो खाया गया, पिया गया। अब वो आपके पास 3 लाख का सीमेंट नहीं पड़ा, आपके पास 2.5 लाख का सीमेंट पड़ा है। ये टोटल अमाउंट है, आपके पास कितना सीमेंट पड़ा था? 3 लाख घंटों का। अब वो कह रहा है कि बता दें किस महीने में आपके लेबर आवर्स पूरे हो जाएंगे और किस महीने में आपकी सीमेंट पूरी हो जाएगी। तो लेबर आवर्स तो हमने nth टर्म समझ के सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि लेबर आवर्स तो हर महीने रिन्यू हो जाते हैं, लेकिन सीमेंट आपके पास 3 लाख का ही पड़ा है। वो टोटल मिला के 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे का मिला के 3 लाख है। अब 3 लाख अगर हमारे पास सम है, 3 लाख इज इक्वल टू, सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2। कितने महीने हमारे पास मुझे नहीं पता भाई, n/2 क्या है, मैंने एज इट इज लिख दिया n/2 इंटू 2a। 2a तो मुझे पता है ना, पहले महीने हमने कितनी प्रोडक्शन की? 50,000 की, यानी कि a डबल होके हो जाएगा 1 लाख, प्लस n-1 मुझे नहीं पता n क्या है, लेकिन d कॉमन डिफरेंस मुझे पता है कि हर महीने 5,000 से इंक्रीज हो रहा है आपका काम। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 लाख को डबल कर देते हैं, ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 6 लाख इज इक्वल टू n इंटू 1 लाख प्लस 5,000 n माइनस 5,000। मजीद सॉल्व हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। 6 लाख इज इक्वल टू 5,000 n स्क्वायर प्लस 95,000 n। 95 कहां से आया? ये वाला लाख, इसमें से 5,000 माइनस किया और मल्टीप्लाई हुआ n से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लें। इक्वेशंस में गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में गए, 5,000 के बजाय लिखा, सॉरी a की जगह लिखा 5,000, b की जगह लिखा 95,000 और c की जगह लिखा माइनस 6 लाख। कैलकुलेटर पे आंसर आया होगा n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू माइनस 24। हमें पता है कि माइनस 24 महीने एग्जिस्ट नहीं करते, तो जरूर 5 महीने बाद आपका जो सीमेंट है वो पिया जाएगा। 5 महीने का आपके पास सीमेंट पड़ा है और 7 महीने की आपके पास लेबर फोर्स पड़ी है। तो ये एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था, इसमें nth टर्म भी निकलवाई गई, इसमें आपसे सम भी करवाया गया, तो ये एक अच्छा सवाल था। जरा खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे चलते हैं, सवाल तो ये चैप्टर तो चलता चला जा रहा है, एक एक नजर देख लेते हैं इन सवालों को भी। एक प्रॉपर्टी ओनर ने 4,25,000 वापस करना है, 4,25,000 वापस करना है। 4,25,000 nth टर्म है यार, सम है, सम है यार, टोटल मिला मिलू के उसने 4,25,000 वापस करने। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? 20,000 इन द फर्स्ट ईयर, ए आपके पास आ गया पहले महीने की टर्म। और कितना पेमेंट इंक्रीज होगी? 5,000 एवरी महीना। ऐसा करें n निकाल दें, हमें सम अगर गिवन है तो n निकालना आता है। हम सम के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास n निकल आएगा -17 या 10। नेक्स्ट, एक फर्म ने एग्री किया कि हम एक बंदा हायर करेंगे, क्या उसकी सैलरी होगी 65,000 पर मंथ। एनुअल इंक्रीज हम उसको देंगे 78,000 का, लेकिन जब 1.638 मिलियन पैसे उसे मिलना शुरू हो जाएंगे ना पर ईयर, तब हम उसे इंक्रीमेंट देना बंद कर देंगे, उसकी सैलरी वहां जाके फिक्स हो जाएगी। बताएं कितने सालों बाद उसकी सैलरी जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि उसे मजीद इंक्रीमेंट ना मिले। थोड़ी सी इसमें नई बातें, मंथली और ईयरली का कॉन्सेप्ट है, इसे एक नजर देख लेते हैं। हाँ भाई, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? 65,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है और उसे इंक्रीमेंट कितने बाद मिलना है? उसे इंक्रीमेंट मिलना है साल बाद। तो क्यों ना हम इस सैलरी को ईयरली सैलरी में कन्वर्ट कर लें। हमने कहा 65,000 इंटू 12, 7,80,000 है इस बंदे की ईयरली सैलरी स्टार्टिंग। ये हमारे पास आ गया ए। और क्या गिवन है?
और हमारे पास गिवन है 78,000 इंक्रीज होगा पर ईयर। हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है, ये ईयरली है कि मंथली है? एनुअल इंक्रीज इन सैलरी, हमारे पास सैलरी भी ईयरली है, इंक्रीमेंट भी ईयरली है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ सैलरी मंथली ले रहे होते तो हमारी सवाल में हो जाती गड़बड़। तो अभी हम सही जा रहे हैं। हाउएवर इट डज एग्री के इसके बाद हम 1.638 मिलियन के बाद सैलरी इंक्रीज नहीं करेंगे। ये 1.638 मिलियन nth टर्म है या सम? क्या टोटल मिला के उन्होंने कहा है कि हम आपको इतने सालों में इतने पैसे देंगे, या ये एक साल की सैलरी है कि जब ये इस साल की सैलरी अचीव हो जाएगी तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे? नहीं, nth टर्म है। सम तब होता अगर सवाल में गिवन होता कि जब हम आपको 1.638 मिलियन मिला मिलू के दे देंगे तब बात खत्म। सवाल ये नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है कि जिस साल आपकी सैलरी इतनी हो जाए उस साल ब्रेक। तो ये हमारा सम नहीं था, nth टर्म था। अब इसे हम nth टर्म समझ के सॉल्व कर लेते हैं। 1.638 मिलियन, फिगर मैंने सही लिखी है, हाँ जी, 1.638 मिलियन इज इक्वल टू ए क्या है आपके पास? 7,80,000 प्लस n-1, हमें टाइम ही तो नहीं पता, इनटू कॉमन डिफरेंस 78,000। कैसे सॉल्व होगा? 1.638 मिलियन में से 7,80,000 माइनस कर लें, 858,000 इज इक्वल टू 78,000 n माइनस 78,000। n कैसे निकलेगा? 858 में 78 ऐड करें और 78 ही डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। 12 साल बाद ये बंदा है माशाल्लाह से इतने सारे पैसे कमा लेगा कि उसकी कंपनी कहेगी बेटा बस और नहीं। n इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट, मिस्टर जी ने क्या किया? उन्होंने लोन ले लिया। 10th इंस्टॉलमेंट में उन्होंने पे किए 25,000 रुपए, 15th इंस्टॉलमेंट में उन्होंने पे किए 30,000 रुपए। पहले बताएं कि उसने पहले महीने में कितना खर्चा किया और कितने महीनों बाद उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 72,000 से एक्सीड नहीं करेंगी। दो सवाल उसने पूछ लिए। अब क्या करें? चैप्टर 1 जिंदाबाद, हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, अभी बना लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? उन्होंने 10th इंस्टॉलमेंट में 25,000 रुपए पे किए। क्या ये nth टर्म है या ये सम है? nth टर्म है। उसने 25,000 रुपए 10th इंस्टॉलमेंट में पे किए। मैं क्या इक्वेशन बनाऊं? 25,000 इज इक्वल टू ए। क्या है ए? मुझे नहीं पता। प्लस n-1। 10th इंस्टॉलमेंट के केस में n-1 क्या होगा? 9 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस गिवन है? ओहो, कॉमन डिफरेंस भी नहीं गिवन, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे a प्लस 9d। और क्या गिवन है सवाल में? इन द 15th इंस्टॉलमेंट ही पेड 30,000। 30,000 इज इक्वल टू a प्लस 14d। ओहो, अब क्या करें? अब हमारे पास ना a है ना d है। तो वंस अगेन चैप्टर 1 याद करें। चैप्टर 1 हमसे कहता था कि अगर दो अननोन वेरिएबल्स हैं और दो ही लीनियर इक्वेशंस हैं तो आपका एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशंस को माइनस करो तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो और तीसरा तरीका, कैलकुलेटर भी लग जाएगा इस वाले केस पे। जाएं इक्वेशंस में, x के बजाय लिखें a यानी कि 1, y है इसका 9 और कांस्टेंट है इसका 25,000। दूसरी इक्वेशन, a है x है आपका 1, y है आपका 14 और कांस्टेंट है आपका 30,000। ले जी कैलकुलेटर जिंदाबाद। a निकल आया 16,000 और d डायरेक्ट d इज इक्वल टू 1000। अब हम पूछते हैं सवाल से, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए? हाउ मच ही पेड इन द फर्स्ट मंथ। a चाहिए, लो जी a बगैर कहे निकल आया, 16,000 इज a। फिर वो पूछ रहा है कितने महीने, कौन सा ऐसा महीना होगा जब उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 72,000 हो जाएगी। अभी पता लगा लेते हैं। 72,000 nth टर्म है। 72,000 इज इक्वल टू a प्लस n-1। n-1 हम पता लगा रहे हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है 1000। कर लें कैलकुलेट। 72 माइनस 16, 56,000 इज इक्वल टू 1000 n माइनस 1000। ये वाला 1000 इधर जाके ऐड हो जाएगा। 57,000 इज इक्वल टू 1000 n। 1000 को इससे डिवाइड करें, 57 इज इक्वल टू n। 57 महीनों बाद जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो 72,000 हो जाएगी, जो कि आजकल 20,000 और 30,000 के करीब है।
चेक करें बुक ने क्या किया, साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। हमने क्या किया, हमने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व किया था। स्टिल आंसर्स क्या हमारे सेम है? हाँ जी, बुक का डिफरेंस निकला 1000, हमारा भी 1000, हमारा ए यानी कि पहली टर्म 16000 निकली, और आखिर में जो आंसर था 57 इज इक्वल टू n, ये भी हम सही जा रहे हैं। मिस्टर एज एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर द लोन इंक्रीजेस, ठीक है, हमने कहा अरिथमेटिक का सवाल है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, अच्छा मिस ए है, मिस्टर ए नहीं है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में उन्होंने 3700 देना था, 13th इंस्टॉलमेंट में उन्होंने 6400 देना था, 20th इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे देंगे और टोटल पैसे कितने दिए? गौर से देखें तो यही वाला सवाल है, यही वाली आपको चीजें गिवन है कि फला इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे दिए थे, फला इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे दिए थे। चूंकि हमने सवाल सॉल्व किया हुआ, ये सवाल भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इक्वेशंस हमने बनाई, ए निकाला, फिर डी निकाला, और आखिर में हमने सम निकाल लिया, तो पता चला कि उन साहिबा ने 1,13,000 रुपए का टोटल खर्चा किया था। एमसीक्यूज आ गए यूनिट 1 के। ऐसा करते हैं, जुमे की नमाज के लिए हल्का सा ब्रेक करते हैं, इंशाल्लाह पूरे 1 घंटे बाद इकट्ठे होंगे इसी कमरे में इसी टाइम पे, और तब तक नमाज पढ़ें और बिरयानी खाए। चैप्टर 3 आज पूरा करके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नमाज पढ़ ली, बिरयानी खा ली, दोबारा से हम क्यूएम पढ़ सकते हैं। तो क्यूएम यूनिट 1 हमने कर लिया था, यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 क्या चल रहा है? यूनिट 2 का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो क्या होती है और उसमें और अरिथमेटिक में क्या फ़र्क होता है? अरिथमेटिक में कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही होती थी, स्पेसिफिक नंबर। ज्योमेट्रिक के केस में चीज़ कोई ख़ास नंबर, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा हर किसी अगली फिगर से। लाइक फॉर एग्जांपल आपके सामने क्या सीरीज़ें हैं, आपके पास हैं 6, -12 माइनस +24 और फिर -48। कोई ऐसा नंबर है जो कि अगले से मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो उससे अगला नंबर आ जाता है। जिस तरह अरिथमेटिक मीन पहचानने के लिए हमने एक तरीका देखा था, विच वॉज b - a इज इक्वल टू c - b। इसी तरह ज्योमेट्रिक को पहचानने का एक तरीका भी होता है। क्या होता है वो? इस दफ़ा हम माइनस करने के बजाय डिवाइड कर रहे होंगे। हम कहेंगे कि b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b। तो अगर हम इस अपनी सीरीज पे ये लगा के देखें टेस्ट, तो a आपका है 6, b आपका है -12, -12 ओवर 6 इज इक्वल टू -12, और c क्या है? तीसरा नंबर क्या है? 24। तो चेक करें भाई, 6 डिवाइडेड बाय 12 -12 क्या होता है? -2, और 24 डिवाइडेड बाय -12 क्या होता है? -2। एक तीर से दो शिकार हमने किए। हमने ये भी प्रूव कर लिया कि जो है ज्योमेट्रिक सीरीज है, और हमने ये भी प्रूव कर लिया कि ये जो है कॉमन रेशो क्या है। कॉमन रेशो, ये मैंने क्या बोल दिया? अभी तो कॉमन डिफरेंस होता था। तो हाँ जी, अरिथमेटिक सीरीज में कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ कॉमन रेशो होगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता था, कॉमन डिफरेंस, उसे हम d से डिनोट करते थे। यहाँ इस कॉमन रेशो को हम r से डिनोट करेंगे। तो साथ ही उसने हमें फॉर्मूला बता दिया nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता था, ये क्या चल रहा है? तो वो जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो अरिथमेटिक के लिए था, ये nth टर्म का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक का है। तो आपके सामने जब सवाल है तो आपने पहले तो अपने आप से ये पूछना है कि यार ये अरिथमेटिक का सवाल है ज्योमेट्रिक का, फिर आप सोचेंगे कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो ज्योमेट्रिक का nth टर्म का फॉर्मूला ये रहा, लिखते हैं बड़ी स्क्रीन पे। nth टर्म इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n-1। a कौन है? वही जो अरिथमेटिक में था, सबसे पहला नंबर, मल्टीप्लाई बाय r यानी कि कॉमन रेशो रेज टू पावर n-1। ये जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके पास आ जाएगी nth टर्म। और साथ ही उसने हमें सम का फॉर्मूला भी बता दिया। सम के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन वो दोनों तकरीबन उससे सेम ही आंसर आएगा। लिख देते हैं एक दफा यहां, सम इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। अभी हम ये अगले पेज पे जो सवाल आते होंगे वहां यूज भी करना सीख लेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द 9th टर्म एंड देयर सम। वो कह रहे हैं nth टर्म भी निकाल दो और सम भी निकाल दो। कोई मसला नहीं, अभी निकाल लेते हैं। एक मिनट, मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लूं। ले जी, कैलकुलेटर आ गया। अब nth टर्म के लिए मुझे क्या कुछ चाहिए? मुझे चाहिए a इंटू r रेज टू पावर n-1। a क्या है? a 3 है nth टर्म के लिए। लेकिन nth टर्म कौन सी? 9th टर्म के लिए। 9th टर्म के लिए a तो हमारा हो गया 3,
इंटू आर, आर गिवन है हमें सवाल में सीधा सीधा, हमने लिख दिया 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मैं कहां से लाऊं, 9 माइनस 1 क्या होता है 8, तो 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करें जरा, 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आया 768। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, उसने कहा था nth टर्म भी निकालो और सम भी निकालो, दो सम भी निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू a हमारे पास गिवन था 3 इंटू आर यानी कि 2 रेज टू पावर n, पहले n माइनस 1 था अब n होगा, रेज टू पावर n क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, देखें क्या आता है 3 इंटू 2 रेज टू पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, आंसर आया 1533। ये थी आपके पास nth टर्म और ये है आपके पास इन सारी फिगर्स का सम। ये था हमारा पहला सवाल। अगले सवाल देखते हैं क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है, कोई नई बात है। व्हाट इज द 9th टर्म एंड देयर सम, सेम तरीका होगा आपके पास, ए भी गिवन है आर भी गिवन है, कोई नई बात नहीं है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें नई बात क्या है, इसमें आपको ए गिवन है, इसमें आपको आर नहीं गिवन। अब क्या करें, आर निकालने का तरीका आपको पता है, सी डिवाइडेड बाय बी या बी डिवाइडेड बाय ए, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 आपका आर निकल आएगा 2, बाकी सारा वो इजी सवाल है। और फाइंड द 12th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर से आर नहीं गिवन, कैसे आर निकालेंगे, -10 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा -2। तो इस पेज के सवालात में कोई और नई बात नहीं थी। लेट्स कंटिन्यू। द 6th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओहो ये क्या हो गया, अभी तक हमने जितने सवाल किए हर नंबर अगले से मतलब कोई 2 होता था या -2 होता था, यहां आर क्या होगा, 800 डिवाइडेड बाय 1000 0.8 आर होगा, तो आपका जो आर है वो 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। तो एक तरह का 0 पॉइंट वाला सवाल भी करके देख लेते हैं। क्या हमें चाहिए 6th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा 6th टर्म कैसे निकलेगी, 6th टर्म के लिए हमें चाहिए ए है आपका 1000 इंटू आर, आर क्या है 800 डिवाइड बाय 1000 क्या होता है 0.8, तो 0.8 रेज टू पावर n माइनस 1, छठी सम टर्म निकालनी है तो n माइनस 1 हो जाएगा 5, 0.8 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर आया 327.68। इन सारी फिगर्स का सम ये बनेगा, क्या आया 3689। क्या हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, तो हाँ ठीक 328 हमारा सम है, उसने हमारा nth टर्म है, उसने सम भी कैलकुलेट किया है, जबकि सवाल में उसने नहीं कहा था सम कैलकुलेट करो, हमने nth टर्म कैलकुलेट की है जो कि बिल्कुल सही किया 327.68। ये सम नहीं है, ये nth टर्म है। अगला कॉन्सेप्ट इन्फिनिट सीरीज। इन्फिनिट सीरीज कहाँ यूज करनी है, इन्फिनिट सीरीज आपने 2 तरह के केसेस में यूज करनी है। पहली कंडीशन उसकी होनी चाहिए कि जो आपकी सीरीज है वो अनलिमिटेड हो, कोई इस तरह की बात ना हो रही हो कि 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, अनलिमिटेड आपके पास नंबर हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आपका जो आर है वो 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, आपका आर 1 2 3 4 अगर हुआ या -2 3 4 हुआ तो ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। 2 कंडीशंस, आपका आर 0 पॉइंट समथिंग हो और आपकी जो सीरीज है उसका कोई एंड पॉइंट ना हो, चलती जाए अनलिमिटेड नंबर हो, तो आप रखेंगे नया फॉर्मूला, दैट विल बी सम इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। इसका एक आधा सवाल देखते हैं। ए क्या है, आर क्या है, आपको ऑलरेडी पता है, ए पहली टर्म और आर आपकी जो है कॉमन रेशियो। फॉर एग्जांपल ये चेक करें, फाइंड द सम ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 डॉट 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 का मतलब है इन्फिनिटी और 1/n, ये चलती चली जाएगी सीरीज। तो पहली कंडीशन तो पूरी होगी कि हाँ यार ये जो सीरीज है चलती चली जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी, आर 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। अच्छा क्या आर 0 पॉइंट समथिंग है, 0.25 यानी कि 1/4 डिवाइड बाय 1/2 क्या होता है, करके देख लें, 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1/2, देखें आपका कैलकुलेटर क्या बोलेगा, 0.5 या 1/2। तो हमने कह दिया कि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हम करेंगे ये उसके थ्रू, क्या कहते हैं, इन्फिनिट सीरीज के थ्रू। तो ए हमारे पास पहला नंबर क्या है, सम इज इक्वल टू ए, यानी कि पहला नंबर जो कि है 0.5, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं ताकि जरा इजी हो जाए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस 0.5। तो ये तो हम जबानी भी कर सकते हैं
1 माइनस 0.5 क्या होता है 0.5 और 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या होता है 1। इस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आएगा पूरा का पूरा 1। बेशक कैलकुलेटर पे तसल्ली कर लें। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक का एक और सवाल 6 माइनस 1 1/6 फिर 1 माइनस 1/36। ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कंडीशन क्या है सीरीज अनलिमिटेड है? हाँ जी सीरीज अनलिमिटेड है। और क्या इसका जो आर है वो 0 पॉइंट समथिंग है तो -1/6 है इसका आर। तो हाँ जी -1/6 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा। अब क्या करें, हमें चाहिए न्यूमरेटर में ए आपके पास 6 1 माइनस 1/6 देखें क्या आया 6 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/6 आपका सम आएगा 5.1428। क्या ऐसा ही है? लेट्स सी। पहले वाले का आंसर 1 और दूसरे वाले का आंसर 5.143। हम ठीक जा रहे हैं। नेक्स्ट एक बहुत शदीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, जरा अपने कैलकुलेटर्स हाथ में रेडी रखिएगा। पहले सवाल पे गौर व फिक्र करते हैं, उसके अंदर से ही हमें एक नई टेक्निक पता लगी इस तरह के बहुत सारे सवाल सॉल्व करने की। सवाल क्या क्या आ रहा है? व्हाट इज द लास्ट टर्म इन द सीरीज इन द सीक्वेंस, ऑल्सो फाइंड इट्स सम। क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कोई से नंबर्स। पहले तो हिसाब लगाएं ये ज्योमेट्रिक सीरीज है कि अरिथमेटिक। तो 1.2 के बाद 1.44 आ रहा है, जरूर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1.2 में जो अगला नंबर आ रहा है। पहले तो हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द लास्ट टर्म, ये कौन सा वाला n है। पहले हमने n निकालना है फिर हमने सम निकालना है। अब हमारे पास nth टर्म गिवन है 2.0736। 2.0736 इज इक्वल टू व्हाट? a क्या है 1.2 इंटू r क्या है 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2 क्या होता है? चेक करें जरा। 1.2 इंटू 1.2 रेस टू पावर n-1। मुझे नहीं पता n-1 क्या। अब मैं क्या करूंगा इससे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1.2 मैंने इधर जाके डिवाइड करना है। 2.0736 डिवाइडेड बाय 1.2 आपके पास आया 1.728 इज इक्वल टू 1.2 रेस टू पावर n-1। अब हम फंस गए। अब हमारे पास कुछ सीधा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि अब अगले स्टेप में हम क्या करें। अब इस केस में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस बड़े क्रिटिकल हैं, जरा दोनों ध्यान से समझेगा। पहला ऑप्शन तो ये अपने कैलकुलेटर पे आप लिखें 1.728 लिख लिया। अब कैलकुलेटर पे ढूंढे कहीं इज इक्वल टू का साइन नजर आ रहा होगा ऊपर, अल्फा जो की है और शिफ्ट जो की है उसके पास अल्फा दबा के आप वो वाला बटन दबाएंगे तो आपके कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। इज इक्वल टू का साइन भी आ गया। आगे लिखें 1.2 रेस टू पावर n-1 हमारी इक्वेशन कह रही है n अननोन चीज है, हमें नहीं पता n क्या है। n के बजाय आप लिखेंगे x जो कि अननोन फिगर है। x आप कैसे लिखेंगे? अल्फा दबाएं और देखें कहीं रंग बिरंगा किस्म का a लिखा होगा, वो वाला a दबा दें। x लिखा, सॉरी a नहीं x, आपने x पुट करना है और -1। ये जब आप लोग सबके कैलकुलेटर पे आ रहा होगा तो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, अगर इज इक्वल टू दबाएंगे तो सिंटैक्स एरर लिखाएगा, इज इक्वल टू नहीं दबाना। आपने करना ये है कि दोबारा से कैलकुलेटर पे गौर से देखें, लिखा होगा सॉल्व, राइट साइड पे ही सॉरी लेफ्ट साइड पे ही ऊपर करके लिखा होगा सॉल्व, ब्राउन कलर का। मेरे कैलकुलेटर पे ब्राउन कलर का है, अब ये कैलकुलेटर पे शायद कुछ और हो। शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक करें, उस बटन के ऊपर CALC कैल्क भी लिखा होगा, उस पर क्लिक करें। वो कहेगा मैं x इज इक्वल टू सॉल्व कर दूं, आप दोबारा से इज इक्वल टू दबाएंगे, आपका कैलकुलेटर थोड़ी देर के लिए हैंग होगा और वो आपको एग्जैक्ट x की वैल्यू निकाल देगा। जरा चेक करें क्या आता है। ले जी मेरा कैलकुलेटर हैंग हो गया, लेकिन एक मिनट बस रुकें, वो आपको एग्जैक्ट x की वैल्यू बताएगा। चेक करें, लिखा आया x इज इक्वल टू 4। जी भैया
हाँ भाई ऑनलाइन वालों, x इज इक्वल टू 4 लिखा आ रहा है कैलकुलेटर पे, कोई नहीं, जब तक x इक्वल टू 4 नहीं आ जाता हम आगे कहीं नहीं जा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं चैप्टर 5, 6 वगैरह के जो हम इसी तरीके से करेंगे। इसे कहते हैं कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करना। आपने x जो भी अननोन फिगर होगी वो रख लेनी है, तो आपका कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट x यानी कि अननोन फिगर, अननोन वेरिएबल है, वो निकाल देगा। एक मिनट आ गया, ये आपने लिख लिया, शिफ्ट दबा के ये दबाएं, इज इक्वल टू दबाएं, थोड़ी देर कैलकुलेटर, हाँ दोबारा इज इक्वल टू दबाएं जरा, ठीक है। मैं तब तक अगला मेथड डिस्कस करता हूं, तब तक आपका कैलकुलेटर x इक्वल टू 4 निकाल देगा। आ गया x इक्वल टू 4, जिंदाबाद। अब दूसरा तरीका आपका है यूजिंग नेचुरल लॉग्स। हम चाहते हैं कि x की वैल्यू निकल आए, n की वैल्यू निकल आए, मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है कि मैं ये 1.728 को नहीं छेड़ सकता, क्योंकि x इज इक्वल x माइनस 1 जो इसकी पावर है, मैं ना 1.2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसी चीज से, ना मैं 1.2 को डिवाइड कर सकता हूं। मैं क्या करूं? मैं लिखूंगा कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग ln, चेक करें लिखा होगा नेचुरल लॉग, लॉग वाले बटन से नीचे, नेचुरल लॉग 1.728 इज इक्वल टू, सॉरी नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.2। अब यहां जो अक्सर लोग गलती करते हैं, नेचुरल लॉग के बाद ना एक ब्रैकेट आती है, खुद ही ये ब्रैकेट लग जाएगी, आपने ब्रैकेट क्लोज भी करनी है। अगर आपने ब्रैकेट क्लोज किए बगैर ही डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.2 लिख दिया, आंसर कोई नहीं आना। ब्रैकेट क्लोज करें, फिर डिवाइडेड का साइन लगाएं, फिर ln 1.2 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इज इक्वल टू दबाएं, देखें क्या लिखा आता है, नेचुरल लॉग 1.728 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.2। चेक करें आया, n इज इक्वल टू 3, एग्जैक्ट 3। अब कैलकुलेटर से हमारा आंसर क्या आया था, x इज इक्वल टू 4, लेकिन हम भूल गए थे कि x में से -1 भी तो करना था, तो दोनों तरीके से जो हमारा n है वो 3 आ रहा है। तीसरी टर्म है इस जो सीरीज है 2.0736, हमारा n निकला है दो तरीकों से। अब नेक्स्ट है, वो कह रहा है इसका सम भी निकाल दो, सम हमें निकालना आता है, उसमें हम टाइम नहीं लगा रहे। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा है, उससे हम इसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल में फिगर्स डिफरेंट है, तरीका सेम है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इस तरह का एक और सवाल मेरा दिल कहता है कि कर लेना चाहिए। लेट्स डू दिस। क्या चल रहा है, सीक्वेंस बता दें जिसका लास्ट टर्म है 4.0310784, पहली टर्म है 240। ये हमारे पास लास्ट टर्म जो गिवन है 4.0310, आगे भी है, पूरा लिखते हैं, 10784 इज इक्वल टू ए, पहली फिगर 200 इंटू आर, आर क्या है 144 डिवाइडेड बाय 240 क्या होता है 0.6, 200 इंटू 0.6 रेज टू पावर n-1। दोबारा से हमें n नहीं पता, अब क्या करें 200 डिवाइड कर लेते हैं, या अब हमें चूंकि दोनों तरीके पता है हम यहां से ही दोनों स्टेप्स लगा सकते हैं, दोनों तरीके इक्वेशन वाला स्टेप हम यहां से लगा सकते हैं। लिखें जरा कैलकुलेटर पे, 4.0310784 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.6 रेज टू पावर x-1, जो अननोन फिगर से आपने लिखना है x, शिफ्ट दबा के CALC कैल्क दबाएं, इज इक्वल टू दबाएं, आपका कैलकुलेटर आपको कुछ देर में सोच के आंसर बताएगा। चूंकि ज़रा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड वो होती है इक्वेशन, इसलिए वो थोड़ा सोच के बताता है। ले जी, मेरा कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 8.643। क्या मैंने फिगर सारी ठीक लिखी हैं? 4.0310784 इज इक्वल टू 200, हाँ जी फिगर मैंने ठीक लिखी है, हमें तकरीबन आंसर आ रहा है हमारा 8.6 के करीब। अब दूसरा तरीका क्या था, नेचुरल लॉग वाला तरीका। 4.03 जो सारी फिगर है इसे हम डिवाइड करते हैं 200 से, तो 4.0310784 डिवाइडेड बाय 200, ये मेरे पास आया 0.020155 इज इक्वल टू 0.6 रेज़ टू पावर n-1। नेचुरल लॉग इसके साथ लिखें डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग इसका, देखें क्या आता है,
7.64। इसमें और इसमें एक नंबर का फर्क क्यों है? ये n-1 कैलकुलेटर ने आपको एग्जैक्ट x की फिगर बताई थी, ये आपको डायरेक्ट n-1 सॉल्व करके दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा अभी देख लेते हैं। इसका n बना 4, अगले वाले का n क्या बना, इज इक्वल टू 9, यानी कि 8.6 कह लें 9 कह लें। ये तरीकेकार था, दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लॉग वाला तरीका भी आपको पता होना चाहिए और इक्वेशन वाला मेथड तो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चैप्टर 5-6 में भी ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आगे उससे आगे भी होगा, तो ये ज़रा चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी सम निकालना तो आपको आता है, ए भी गिवन हो आर भी गिवन हो तो सम निकालना तो ईजी काम है। नेक्स्ट कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें पढ़ लेते हैं। क्या इसमें इस तरह के सवाल अगर हमें आ जाएं कि फलाना चीज़ ने फलाना इंटरेस्ट लिया, फलाना किया, तो क्या हम करने के काबिल होंगे? लेट्स सी क्या चल रहा है सवाल में। मिस्टर के ने लोन ले लिया, अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट्स 25% इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज 25%। आर क्या होगा? आर आपका होगा 1.25। 1.25 कैसे? 1 प्लस 0.25 यानी कि 1.25। इंस्टॉलमेंट 2020 में 4000 है, तो 2027 में क्या इंस्टॉलमेंट होगी? क्या इसमें कॉम्प्लिकेट बात है? आपको ए गिवन है, आपको आर गिवन है, आपसे nth टर्म पूछी जा रही है, बस n थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला है। तो nth टर्म चलो ये सॉल्व कर ही लेते हैं। nth टर्म हमने निकालनी है, ए हमारे पास क्या है 4000, 4000 इंटू आर हमारे पास है 1.25 रेस टू पावर n-1। n क्या है? 2020 में इंस्टॉलमेंट दी, फिर 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8। अगर आप जबानी करेंगे कि 2020 से लेकर 27 तक कितनी फिगर्स हैं, तो आपको शायद लगेगा 7 है, 7 नहीं है 8 है। 2020 में भी इंस्टॉलमेंट देनी है और 2027 में भी। तो हम क्या लिखेंगे? 4000 इंटू 1.25 रेस टू पावर 8-1। कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 4000 इंटू 1.25 रेस टू पावर 7, 19073। 19073.6। हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। नेक्स्ट, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 75,000 का पहले साल में, अगले साल में उसने कमाए 86,250। आर कैसे निकलेगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। और प्रॉफिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में चल रहा है, चौथे साल में क्या प्रॉफिट होगा? आपसे nth टर्म निकलवाई जा रही है, लेकिन उसने भी ब्रेक नहीं लगाई, वो भी बोलता चला जा रहा है। व्हाट विल बी द टोटल एंड प्रॉफिट? वो कह रहा है nth टर्म भी निकाल दो, सॉरी, और सम भी निकाल दो। nth टर्म और सम हम दोनों निकाल लेंगे, कोई इसमें नई बात नहीं है। सिंपली nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूला लगाया, आपके पास दोनों चीजें निकल आई। दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 3। हमारे पास टाइम पड़ा है, हम प्रैक्टिस करें। हाँ जी, हमारे पास काफ़ी टाइम पड़ा है प्रैक्टिस का। जो थोड़े डिफरेंट सवाल हैं वो कर लेते हैं, जो सीधे सीधे सवाल हैं वो हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 2 का पहला सवाल, a माइनस बी, ए और a प्लस बी का आपस में क्या रिश्ता है? ये कैसे करेंगे ज़बानी बता देते हैं। अरिथमेटिक प्रूफ करने के लिए b माइनस ए और c माइनस बी करेंगे। अगर तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है तो हम कहेंगे अरिथमेटिक है, और अगर अरिथमेटिक नहीं निकलती तो ज्योमेट्रिक सीरीज हम वो करेंगे कि b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी तो ज्योमेट्रिक होगा। नेक्स्ट, सेवंथ टर्म ऑफ द सीरीज इज, इंतहाई इजी सवाल, आपके पास a भी गिवन है, r आप जबानी निकाल लेंगे, 12 डिवाइड बाय 6 तो r आपके पास 2 आ जाएगा। सेवंथ टर्म आपने निकालनी है, a भी गिवन है, r भी गिवन है। फिर वो कह रहा है लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस x स्क्वायर, फिर x, फिर 1, फिर 31। ये जरा देख लेते हैं क्या चल रहा है। वो कह रहा है लास्ट टर्म टू 31 टर्म्स इज, आपको 31st टर्म निकालनी है। क्या आपके पास a गिवन है? हाँ जी, आपके पास a गिवन है, x स्क्वायर। और क्या गिवन है आपके पास? r गिवन है। हाँ जी, r गिवन है। पहली फिगर x स्क्वायर थी, दूसरी फिगर सिंपल x है, तो r आपका क्या हुआ? x रेस टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय n-1 करना था। n-1 क्या होगा? अगर 30 फिगर्स थी, 31 फिगर थी, तो n-1 हो जाएगा 30। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 31st टर्म इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x रेस टू पावर -30। आपको पता है जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को हम प्लस माइनस कर देते होते हैं।
3 माइनस 30 क्या होता है? x रेस टू पावर माइनस 28। तो क्या x रेस टू पावर माइनस 28 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है। 1 ओवर x रेस टू पावर 28 भी सेम चीज होती है, 1 ओवर x रेस टू पावर 28। ऐसे हम ऊपर लेके आएंगे तो जो 28 है वो माइनस 28 हो जाएगा। आ रही समझ? नेक्स्ट, सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सीरीज हमें सम निकालना आता है। a हमारे पास हो जाएगा 1 और r हमारे पास हो जाएगा 3 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 1। नेक्स्ट भी वही है, सम ऑफ सीरीज निकाल दें, बस a चेंज होगा, r आपका दोबारा से हो जाएगा 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 6। फिर वो कह रहा है सम ऑफ सीरीज निकालने, ऑप्शंस चारों 2 ही हैं, 2, 1.99, 2.0001 और 1.999। देख लीजिएगा एग्जैक्ट 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज निकाल दें, सेम चीज आपके पास a गिवन है 1 ओवर 1.1। चलो इसमें फिगर्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1। देखें क्या आता है। या बल्कि हम इसे और रिफाइन करके भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.11 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 1.1। अब देखें क्या आता है। 10 आता है। चलें ठीक है। नेक्स्ट, आपने 1 पैसा आज सेव किया, 2 पैसे कल सेव किए, 4 पैसे उससे अगले दिन सेव किए, तो आपने 2 हफ्तों में कितनी को सेविंग कर लिया? आपके पास a गिवन है 1 पैसा, आपके पास r है 2, क्योंकि फिगर जो है वो डबल होती जा रही है। अच्छा, और टोटल n क्या होगा? 2 वीक्स। 2 वीक्स में कितने दिन होते हैं? 14। n आपके पास 14 आ गया, a आपके पास 1 आ गया, r आपके पास 2 आ गया। सिंपल, आपने सम का फॉर्मूला लगाना है। आगे चलते हैं। 3 नंबर्स एपी में, अगर उन्हें ऐड कर दो तो वो जीपी बन जा। अच्छा, 3 नंबर्स एपी में, उनका सम 21 है, और अगर उन्हें 1, 5 और 15 ऐड किया जाए तो वो जीपी बन जाती है। वो नंबर आपस में क्या है? टाइप 2 सवाल। अगर हम इसे सीधे तरीके से करेंगे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। इसके हम चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कोई एक ही सच निकलना है। हाँ भाई, पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि 3 नंबर्स एपी में और उनका सम 21 है। क्या 5, 7 और 9 एपी में हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सब में 2 ऐड हो रहा है तो अगला नंबर आता है। ऑप्शन बी 9, 5 और 7 एपी में है? नहीं, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। क्या 7, 5 और 9 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? नहीं, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए ठीक है। जल्दी में होते हैं तो ऑप्शन ए टिक करके आगे चले जाते हैं, लेकिन स्टिल तसल्ली कर लेते हैं। 3 नंबर्स एपी में और उनका सम 21 है। क्या इनका सम 21 है? 9 + 7 कितने? 16 और 16 + 5 21। हाँ जी, पहली शर्त पूरी हो गई। एक और शर्त भी है, इफ 1, 5 and 15 आर एडेड टू देम दे फॉर्म अ जीपी। अगर इनमें 1, 5 और 15 ऐड कर दो तो जीपी बन जाती है। क्या ये सच है? 5, 7, 9 में ऐड करो 1, 5 और 15, क्या आएगा? 6, 12, 24। क्या ये जीपी है? हाँ यार, ये जीपी है। 6 2s are 12, 12 2s are 24, जीपी है। ऑप्शन ए बेस्ट है। नेक्स्ट, वही तरीकेकार, टाइप 2 जिंदाबाद। सम ऑफ 3 नंबर्स इन द जीपी 70। क्या 12, 18 और 40 का सम 70 बनता है? कर ले ट्राई। 12 + 18 + 40 70 बनता है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। 10, 30 और 90 का सम बनता है 70? सवाल ही पैदा नहीं होता। 90 तो अकेला 70 से बड़ा है। ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी 40, 20 और 10 का सम 70 बनता है? हाँ जी बनता है। ऑप्शन ए और सी के बीच में ना जरा जंग है। आगे चलते हैं। If the two extreme terms are each multiplied by 4 and the geometric mean is multiplied by 5 and last term is multiplied by 4, तो ये नंबर्स एपी में हो जाएंगे। उसने क्या कहानी सुनाई? उसने कहा कि अगर पहले और आखिरी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो बीच वाला नंबर है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी। ए और सी दोनों पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 12, 18, 40 और 40, 20, 10। इससे पहले कि मैं मजीद प्रोसीड करूं, मुझे एक और शर्त नजर आ रही है जो कि ऑप्शन ए पे पूरी नहीं उतरती। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 नंबर्स इन जीपी आर 70। ये जीपी है। 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो आगे मल्टीप्लाई हो गया 40 बन जाएगा? ये ऑप्शन ए भी जीपी में कोई नहीं है। लेकिन स्टिल ऑप्शन सी की तसल्ली कर लेते हैं। क्या ये जीपी है? हाँ जी है।
40 को आधा करो तो 20 रह जाता है, 20 को आधा करो तो 10 रह जाता है। हाँ ये जीपी है, स्टिल तसल्ली अपनी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4, एक्सट्रीम वैल्यूज, साइड वाली वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करो और बीच वाली फिगर को 5 से मल्टीप्लाई करो। 44 जा 160, 25 जा 100, 10 4 जा 40। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ है। 160 में से 60 माइनस करो तो 100 आता है और 100 में से 60 माइनस करो तो 40 आता है। हम सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बेस्ट था। नेक्स्ट, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज इज ग्रेटर देन 7000 इज। ऐसा कौन सा n होगा जब आपका सम ग्रेटर देन 7000 आएगा? तो इसमें आपने क्या करना है, एग्जैक्ट 7000 सम रख के कैलकुलेट कर लें। जो भी आपका n आएगा उससे जो अगला होल नंबर होगा, दैट इज योर आंसर। इफ द सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज इज इन अ जीपी इज 2 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 4/3। आपको टाइप 2 सवाल है, अनफॉर्चुनेटली आपको इन चारों का सम निकालना पड़ेगा और फिर इन सारों के स्क्वायर का सम निकालना पड़ेगा। जो इस आंसर पे ये चीज़ें कंडीशंस पूरी उतर जाती हैं वो बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट भी वही चीज़ है, इन्फिनिट जीपी है, उसका सम इतना है और उसकी पहली टर्म 1/4 है। तो तीनों की पहली टर्म 1/4 है। सम इन तीनों में से जिसका 1/3 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। नंबर्स 3, 8 एंड y आर इन जीपी एंड नंबर x, y एंड -8 आर इन एपी। x और y की वैल्यू निकाल दें। चलें ये सॉल्व कर लेते हैं, नई बात है, नई चीज़ है। हमें याद होगा कि हम जीपी और एपी पहचानते कैसे हैं। हम जीपी और एपी ऐसे पहचानते हैं कि एपी के केस में b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी और जीपी के केस में c डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ऐसा करते हैं कि ये x 8 और y जीपी में, यानी कि 8/x शुड बी इक्वल टू व्हाट, y/8। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस x शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। क्या होगा, -8 माइनस y। अब क्या करें, अब हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या निकलती है हमें नजर आ रही है 8। अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 64 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू y। y की वैल्यू निकल आई, ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। 64/x माइनस x इज इक्वल टू -8 इंटू -64/x। अब जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, वो वाला तरीका यूज करें। जरा x के बजाय x लिखिएगा, ये सारी इक्वेशन कैलकुलेटर पे लिखें और पूछे क्या x निकलता है। लिखिए जी, 64 डिवाइडेड बाय x माइनस x इज इक्वल टू -8 माइनस 64/x। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आपको कैलकुलेटर पहुंच गए? मेरा तो पहुंच गया। मेरा कैलकुलेटर कहता है x इज इक्वल टू 16। तो अगर x इज इक्वल टू 16 है, ये वैल्यू मैं इधर जाके पुट कर देता हूं। 8 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू y/8। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। 64 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू y। 4 4 जा 16, 4 कितने जा 64, तो 4 10 जा 40, 4 6 जा 24, 16 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, y इज इक्वल टू 4 आ गया। कैलकुलेटर से बेशक कर लें, आंसर 4 आएगा। तो अब x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, x 16 y 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, कितनी सारी टर्म्स हैं, कितना सारा n है इस वाली सीरीज में? तो आपके पास nth टर्म, आखिरी टर्म गिवन है 64। लिखें 64 इज इक्वल टू a आपके पास गिवन है 1/28 इंटू r क्या है, r2 है, डबल हो रही है हर फिगर पीछे से। रेस टू पावर n-1 लिखिएगा। n आपका अननोन है, x लिख लीजिएगा उसकी जगह, आपका कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट n निकाल के दे देगा। सम ऑफ सीरीज टू इन्फिनिटी इज, सीधा इन्फिनिटी का सवाल। सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज इज, वंस अगेन आपके पास a है 2 और आपके पास r क्या होगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन निकल आएगा कैलकुलेटर पे। एक कंपनी
चलें, क्लास वर्क का तो मैंने आप लोगों को करा दिया। ऐसा करते हैं चैप्टर यूनिट 1 का भी क्लास वर्क कर लेते हैं, ये ना हो कि हम चैप्टर 2 यूनिट 2 पे ही सारा टाइम लगा दें और यूनिट 1 हम हल्की सी भी प्रैक्टिस भी ना कर पाएँ। वापस गया मैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आसान आसान बातें हो रही होंगी। पहला सवाल, 7th टर्म निकाल दें, निकाल लेते हैं। 7th टर्म निकालने में क्या परेशानी वाली बात है? ए आपके पास गिवन है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8 है और -5 है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस -3 होगा। कॉमन डिफरेंस गिवन है, ए गिवन है, पीछे रह के आ गया, निकाल लें 7th टर्म। सेकंड, सम ऑफ सीरीज टू n इज, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, कर लेते हैं। इसके ऑप्शंस हमें थोड़े से अजीब लग रहे हैं, n+2 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n माइनस 1, ये कर लेते हैं। क्या चल रहा है? सम ऑफ सीरीज टू n इज, हमें चाहिए सम का फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू n/2, n क्या है मुझे नहीं पता, n/2 इंटू 2a, a क्या है 1, तो 2a क्या होगा 2, प्लस n-1, वंस अगेन मुझे नहीं पता n-1 क्या, इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 1। अब क्या करें, ऐसे मजीद सॉल्व करते हैं। सम इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। s इज इक्वल टू n/2, ये 2 में से ये 1 माइनस हुआ, पीछे क्या रह गया 1 प्लस n, n इंटू 1 प्लस n/2 कोई ऑप्शन है? n इंटू 1 प्लस n/2, ये हमारा बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है सम निकाल दें। आपके पास a भी गिवन है, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी गिवन है जो कि 2 होगा, और आपके पास लास्ट टर्म भी गिवन है। सम का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा, पहले फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। विच टर्म ऑफ द AP इज 3/√7, ये देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या कुछ गिवन है, हमारे पास a गिवन है, हमारे पास d गिवन है, और हमारे पास आखिरी टर्म गिवन है। हमें ये नहीं पता ये कौन सी वाली आखिरी टर्म है, इसका n क्या है, कर लेते हैं कैलकुलेट। आखिरी टर्म है 17/√7, 17/√7 लिखा मैंने, इज इक्वल टू a पता है, हाँ जी हमें a पता है, 3/√7 प्लस n-1, मुझे नहीं पता n-1 क्या है, लेकिन मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, चेक करें 1/√7 आपका कॉमन डिफरेंस है, √1/7। अब मैं क्या करूं, मुझे n से गर्ज है, तो ये 3/√7 में दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, ये माइनस हो जाएंगे। 14/√7 इज इक्वल टू n-1, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, n-1/√7। अब क्या करें, ये जो √7 है जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। 14 इंटू √7 डिवाइडेड बाय √7 इज इक्वल टू n-1, √7 से कैंसिल, 14 इज इक्वल टू n-1, 1 जाके प्लस हो जाएगा। क्या 15 कोई ऑप्शन है? यस 15 कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी कि ये जो 3 आपके पास टर्म्स हैं ये आपस में अरिथमेटिक के रिश्ते में हो। क्या करेंगे, c माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP इज 52, सम गिवन है, ऐसा करें निकालने के n कितना है, इस तरह के n निकालने के वाली काफ़ी सारे सवाल हमने किए हैं। a हमारे पास गिवन है -8, d हमारे पास गिवन है 2 के -2, -8 से -6 हो रहा है, फिगर बड़ी हो रही है, +2 आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, आपका n निकल आएगा। वंस अगेन इस तरह का सवाल हमने काफ़ी कर लिए। b माइनस a विल बी इज इक्वल टू 3c माइनस b, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 इज, ये कर लेते हैं। ऑल ऑड नंबर्स 100 और 200 और 300 के दरमियान कितने कोई ऑड नंबर्स होंगे? 201 से कहानी शुरू होगी और 299 तक जाएगी। 201 से 299 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे? 201 से लेकर 299 यानी कि 200 से लेकर 300 के दरमियान आपके पास 101 नंबर हैं, जिसमें से इवन तो 50 होंगे और ऑड भी 50 होंगे। तो हमने कहा कि 50 है हमारा n। सम का दूसरा वाला फॉर्मूला जरा लगा के देखें, n/2, 50 डिवाइड बाय 2 हो गया 25 इंटू a प्लस l, a आपके पास पहली फिगर और l आपके पास लास्ट फिगर, 201
प्लस 299, 299 प्लस 201 इंटू 25। आंसर आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ है। हमारा पहला ऑड नंबर हमें पता लगाना है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। n डिवाइडेड बाय 2 हमने किया, हमारे पास आया 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। हमारे पास पहला ऑड नंबर बिटवीन 200 एंड 300 था 200। हमारे पास आखिरी ऑड नंबर जो है बिटवीन 300 एंड 299 ये है। तो क्या हमने एरर किया, दोबारा देख लेते हैं। 201 प्लस 299 इंटू 25। हाँ, आंसर आया एग्जैक्ट 12500। आगे चलें। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपीएस 14, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ऐसा करें, थर्ड टर्म ऑफ द एपी बता दें। थर्ड टर्म ऑफ द एपी देख लेते हैं। सवाल की वर्डिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ एन एपी इज 14। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि सेम नंबर है। तो फर्क क्या है? ऑपोजिट इन साइन। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अज्यूम करूं कि पहली 5 जो टर्म्स हैं उनका सम अगर 10 है, तो अगली जो 10 टर्म्स हैं उनका आंसर होगा -10। तो 10 और -10 में क्या रिश्ता है? सेम नंबर है, बस माइनस में। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी लेकिन माइनस में होंगी। अब लिख लेते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट टर्म एपी ए हमारे पास गिवन है 14 और हमारे पास गिवन है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स जो कि बराबर हैं 5 टर्म्स और 10 टर्म्स। मैं क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले तो ये लिखूंगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स के सम का क्या फॉर्मूला होगा। फर्स्ट 5 टर्म का फॉर्मूला होगा सम ऑफ 5 इज इक्वल टू n/2। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं n/2, 5 टर्म्स हैं इसलिए 2.5 इंटू 2a। 2a हमें गिवन है, हाँ जी। अगर a 14 है तो 2a 28 होगा, प्लस n-1। 5 के केस में n-1 क्या होगा? 4। और कॉमन डिफरेंस क्या है? सॉरी मुझे नहीं पता। क्या मैं इसे मजीद सॉल्व कर सकता हूं? हाँ जी। सम ऑफ 5 टर्म्स होगा 2.5 इंटू 28 क्या होता है? सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू 70 प्लस 2.5 इंटू 4 होता है 10। 70 प्लस 10d। एक साइड तो हमारी इक्वेशन की आ गई ये, दूसरी साइड क्या कहती है? दूसरी साइड है फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि n डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5। 2a अभी भी 28 है और n-1 यानी कि 9 इंटू d, यानी कि 528 क्या होगा? 70 का डबल 140 प्लस 5 9 45। इससे ज्यादा मैंने इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ने हमें हिंट क्या दिया था? ये और ये सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है। मैं क्या करूंगा? 70 प्लस 10d इज इक्वल टू माइनस 140 प्लस 45d। साइंस डिफरेंट हो जाएंगे। 70 प्लस 10d इज इक्वल टू माइनस 140 माइनस 45d। अब 70 उधर चला जाएगा, 10d प्लस ये 10d प्लस 45d इज इक्वल टू माइनस 140 माइनस 70। आपके पास d आ जाएगा 20 10 70 और 140 डिवाइडेड बाय 55। आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया 42/11। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, वो ये नहीं कह रहा कि कॉमन डिफरेंस निकाल दो, वो कह रहा है मुझे थर्ड टर्म निकाल दो। ठीक है, देख लेते हैं थर्ड टर्म कैसे निकलेगी। थर्ड टर्म का हमारे पास फॉर्मूला, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है, हाँ जी गिवन है 28 प्लस n-1 यानी कि 2 इंटू डी अभी हमने कैलकुलेट किया था 42/11। कैलकुलेटर पे लिखे सारा कुछ। 28 प्लस 2 इंटू 42/11।
कहीं कुछ गड़बड़ फील हो रही है, दोबारा देख लेते हैं। -140 -70, हमारा डी -42/11 है। वापस इधर हम आए, हमने 242 के साथ माइनस लगाया। अब चेक करें, 28 + 2 × -42 / 11, तो जब हम ये सही तरीके से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा थर्ड टर्म का 70/11। क्या 70/11 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए क्या है भला? 6 11 66, ये आपको ये सॉल्व करना आता है ना? चलो खैर, जिन लोगों को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे कहते हैं 6 4 11 करना, ये होता है कि इससे आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 6 11 66, 66 + 4/11, तो 70/11 शुड बी द करेक्ट आंसर, अगर हमने यहां कोई प्लस माइनस का एरर नहीं किया। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR -4 एंड 146, सम ऑफ द टर्म्स इज 7171। ऐसा करें, n बता दें, हमें n निकालना आता है जब हमारे पास सम गिवन हो। फर्स्ट और लास्ट टर्म भी गिवन है, सम का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। एक बंदा एम्प्लॉयड कंपनी में है, 3000 पर मंथ उसकी सैलरी है हर महीनों से, एंड ही वुड गेट अ इंक्रीज पर ईयर ऑफ 100 रुपए इन हिज मंथली सैलरी। इस तरह का एक सवाल हमने आज किया है, आज पिछली वाली क्लास में, जुम्मे से पहले। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13, ये एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये कर लेते हैं। हाँ जी, क्या गिवन है हमारे पास? वो कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि बगैर पॉइंट वाले नंबर के 500 से लेके 1000 के दरमियान पाए जा रहे हैं और डिविजिबल बाय 13 भी हैं। पहला नंबर कौन सा होगा इस तरह का? 500 डिवाइडेड बाय 13 अगर मैं करूं, क्या आता है मेरा कैलकुलेटर पे? 500 डिवाइडेड बाय 13, आंसर आया 38.46। यानी कि अगर मैं 13 को 39 से मल्टीप्लाई करूं तो पहला मेरा नंबर होगा जो कि इस काबिल होगा कि हम उसे गिने। 39 × 13, 507। हाँ जी, 507 हमारा पहला नंबर है, हमारा ए निकल आया। अब हम लास्ट टर्म भी निकाल लेते हैं। आखिरी कौन सा नंबर है 500 और 1000 के दरमियान जो कि 13 से डिवाइड होता है? मैंने लिखा कैलकुलेटर पे 1000 डिवाइडेड बाय 13, तो 1000 डिवाइडेड बाय 13 76.92, यानी कि 77 पे अगर मैं चला गया तो मैं 1000 से ऊपर निकल जाऊंगा, मैंने 1000 के अंदर अंदर रहना है। तो क्यों ना मैं इसे 76 से मल्टीप्लाई करूं? 13 × 76 हमारे पास आया 988, ये हमारी आ गई लास्ट फिगर। अब n क्या है? 76 - 39 + 1। शॉर्टकट होता है ये दो नंबरों के बीच कितने नंबर हैं ये पता लगाने का। अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो 39 से उंगलियों पे गिन लीजिएगा 76 तक। आंसर आपका आएगा 76 - 39 + 1 का 38। ऐसी फिगर्स हैं। मुबारक को आप सिर्फ सम के दूसरे वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। n डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइडेड बाय 2 × a + l। a आपके पास है 507 प्लस 988 है आपके पास लास्ट फिगर। चेक करें कैलकुलेटर पे क्या आता है। कैलकुलेटर कह रहा है 28405। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? 28405। कंटिन्यू रखते हैं। एक बंदे ने देना है 975 रुपए बाय इंस्टॉलमेंट्स। हर इंस्टॉलमेंट पिछली वाली से 5 रुपए कम है। पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए है, तो कितने टाइम तक ये सारे हम पैसे वापस कर देंगे? आपके पास सम गिवन है, आपके पास ए गिवन है, आपके पास डी गिवन है, 100 है, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइप 2 सवाल, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी वाली एपीएससी है जो कि 12.5 के टुकड़ों से बनती है, 12.5 के 5 टुकड़े किए गए हैं, और पहला और आखिरी पार्ट जो है वो 2 और 3 की रेशो में।
बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमने पहले तो देखना है पहली कंडीशन किस किस पे पूरी उतरी है। पहली कंडीशन थी कि वो 12.5 के 5 टुकड़ों से बनी है चीज़, तो -2 -2.25 -2.5 ये सारे माइनस की फिगर्स मिलके +12 तो बना ही नहीं सकते। कभी भी नेगेटिव चीज़ें ऐड होकर पॉजिटिव फिगर नहीं बना सकती। तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, पीछे बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 6 और 5 11, 5.5 और 5 मतलब कितने 12 से तो हम बहुत आगे चले गए। ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, पीछे रह गया ऑप्शन ए। स्टिल तसल्ली कर लें, क्या इन सारों का ऐड करके 12.5 बनता है? आई एम श्योर बनता होगा। और दूसरी कंडीशन, पहला नंबर और आखिरी नंबर 2-3 की रेशो में है, क्या ऐसा ही है? हाँ जी, 2-3 की रेशो में ही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ए। और चैप्टर 3 का सबसे हैवी सवाल, मेरे ख्याल से ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा, लेकिन ये बड़ा हैवी किस्म का सवाल है। ज़रा देखते हैं, हमारा बोर्ड ही शायद कम पड़ जाए पूरा सॉल्व करने के लिए। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या कुछ गिवन है, द pth टर्म ऑफ एन AQ इज AP इज 1/Q, pth टर्म इज इक्वल टू 1/Q। और क्या गिवन है, एंड द qth टर्म इज 1/P, qth टर्म इज 1/P। अच्छा, चाहता क्या है वो हमसे, वो कह रहा है P qth टर्म का सम निकाल दो, यानी कि P मल्टीप्लाई बाय Q जो वैल्यू है ना उसका हमें सम चाहिए। अब ना उसने हमें A दिया, ना उसने हमें कॉमन डिफरेंस दिया, ना उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसी से गुजारा करना है। तो क्या करें, कुछ फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, यानी कि P इज इक्वल टू क्या, A हम मुझे नहीं पता क्या है, प्लस n-1, यानी कि P-1, सॉरी यहाँ 1/Q आएगा, 1/Q इज इक्वल टू A इंटू P-1, ये pth टर्म है ना, इंटू D। कॉमन डिफरेंस क्या है मुझे नहीं पता। ऑन द अदर हैंड ये क्या चल रहा है, 1/P किसके बराबर है, 1/P qth टर्म है, यानी कि A प्लस Q-1 इंटू D। अच्छा, अब क्या करें, 1/Q इज इक्वल टू A प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे DP माइनस D, 1/P इज इक्वल टू A प्लस QD माइनस D। अब क्या करें, अब हमारे पास दो तरह की साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लेकिन जो अननोन नंबर्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। क्या करें, हम कैलकुलेटर पे तो वैल्यूज एज इट इज पुट नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हमें आपस में माइनस करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 1/Q माइनस 1/P इज इक्वल टू ये वाली साइड A प्लस DP माइनस D, और ये वाली साइड साइन चेंज होके, याद रखिएगा वो जब माइनस होती हैं तो सबके साइन रिवर्स हो जाते हैं। माइनस से माइनस QD प्लस D, ये माइनस D था तो ये प्लस D हो जाएगा। क्या नजर आ रहा है हमें चीजें कट्टी नजर आ रही हैं, A माइनस A से कैंसिल, माइनस D प्लस D से कैंसिल, और इधर हम ले लेंगे LCM। 1/QP इज इक्वल टू P माइनस Q। इधर क्या रह गया, इधर DP है एग्जिस्ट करता है और माइनस DQ एग्जिस्ट करता है। अब क्या करें, P माइनस Q ओवर QP इज इक्वल टू, अगर D हम कॉमन ले लें पीछे क्या बच जाएगा, P माइनस Q। ये वाला P माइनस Q उधर जाके डिवाइड होगा, कट जाएगा आपस में ये दोनों, हमारे पास बचेगा D इज इक्वल टू 1/QP। ले जी, हमारा सवाल कोई आधे से थोड़ा कम सॉल्व हो गया। मैं बोर्ड का ये वाला हिस्सा ले रहा हूं अब यूज करने के लिए। टेंसेस की बातें मैंने मिटा दी। अच्छा जी, यहां से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास बड़ी मुश्किल से पूरा बोर्ड यूज करके आया था D की वैल्यू। अब D की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देते हैं। तो 1/Q किसके बराबर था, 1/Q बराबर था इज इक्वल टू A प्लस P-1 इंटू D, P-1 इंटू D। D क्या था, 1/QP। अब क्या करें, अब मल्टीप्लिकेशन होगी, 1/Q इज इक्वल टू A
प्लस p माइनस 1 ओवर क्यू पी। अब हमें नजर आ रहा है कि a की वैल्यू हम अलग कर पाएंगे, तो इस सारे के सारे फ्रैक्शन को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 1 ओवर क्यू, फ्रैक्शन दूसरी साइड पे गया तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, माइनस p प्लस 1 ओवर क्यू पी इज इक्वल टू a। एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यू पी, p माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू a। p और माइनस p आपस में गए, पीछे क्या बचा, 1 ओवर क्यू पी इज इक्वल टू a। मुबारक को सवाल तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 66% हो गया। मज़ीद इसे कंटिन्यू रखते हैं। हमारे पास a भी निकल आया, हमारे पास d भी निकल आया। नेक्स्ट स्टेप है हमें सम निकालना है पी क्यूथ टर्म का। वो कैसे निकलेगा, सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू n ओवर 2। n क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a। a हमें पता है क्या है, हाँ जी हमें पता है 2 ओवर क्यू पी प्लस n माइनस 1। हमें पता है n क्या है, हाँ जी पी क्यू n है, माइनस 1 इंटू डी क्या, हमें पता है डी क्या है, हाँ जी वो हमने कैलकुलेट किया था 1 ओवर क्यू पी। या अल्लाह खैर, बस अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है, हमारा सवाल तकरीबन सॉल्व है। सम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करें, पी क्यू ओवर 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ओवर क्यू पी प्लस पी क्यू माइनस 1 ओवर क्यू पी, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप, सम इज इक्वल टू पी क्यू ओवर 2, क्यू पी दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यू पी 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। इस फ्रैक्शन में क्या चल रहा है, 2 माइनस 1 होता नजर आ रहा है हमें। एस इज इक्वल टू पी क्यू ओवर 2 इंटू 2 माइनस 1, पीछे 1 रह गया, 1 प्लस पी क्यू ओवर क्यू पी। क्या कुछ आपस में कैंसिल होता नजर आ रहा है हमें, पी क्यू क्यू पी से कैंसिल, पीछे हमारे पास बचा क्या, सम इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू ओवर 2। कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है, ले जी सुभान अल्लाह, जिसने ये सवाल सॉल्व कर लिया उसके लिए पीछे बच क्या जाता है। तो 1 ओवर पी क्यू डिवाइडेड बाय 2, चेक करें 1 ओवर 2 इंटू पी क्यू प्लस 1, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही आखिरी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो 1 पेज वाला तरीका हमने निकाला है। 1 पेज, हमने चैप्टर 3 का क्या क्या पढ़ा, हमने कहा चैप्टर 3 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी वाली प्रोग्रेशन होती है, वो वाली प्रोग्रेशन जिसमें कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही होती है, स्पेसिफिक नंबर। वो जो नंबर प्लस माइनस हो रहा होता है उसका तरीक़ेकार क्या होता है, निकालने का तरीक़ेकार होता है b माइनस a या फिर c माइनस b। हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचानेंगे b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए तो फिर हम कहेंगे कि अरिथमेटिक टर्म है। nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम, दो फॉर्मूला है, सम इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका दूसरा फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई 2 इंटू a प्लस l। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फर्क होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है, कॉमन रेशियो वो वाला नंबर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है। nth टर्म कैसे निकालते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। सम का फॉर्मूला हमने दो थे, हमने एक ही याद रखा है, क्या था, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। और इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट इन्फिनिट सीरीज। कौन सी वाली सीरीज, वो वाली सीरीज जिसका नंबर 1 कोई फिक्स्ड एंड नहीं होगा और नंबर 2 उसका r जो है वो 0 पॉइंट समथिंग होगा या माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये था हमारा चैप्टर 3। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।